मैंने माँ के पैर छुए और उनको बताया माँ बेटा IAS बन गया, 55 रैंक आ गई इस बार। कुणाल जी, नींद तो पहले भी नहीं आ रही थी क्योंकि 15 दिन में प्रीलिम्स था। नींद अभी भी नहीं आ रही है क्योंकि अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। इंटरव्यू हॉल में ही गया, मेरा पहला क्वेश्चन मुझे पूछा गया, आप गोल्डमैन सैक्स में काम कर रहे थे, अच्छी नौकरी थी, तो आपने छोड़ क्यों दिया? आपको लगा कि आप वहाँ सक्सीड नहीं कर पाइएगा? ये एग्ज़ाम शायद एलियन ही निकालते होंगे। अब मानते हैं कि बहुत टफ है, ये बहुत टफ है इसको क्रैक करना UPSC को। जो एग्ज़ाम निकालते हैं वो भी आम इंसान ही होते हैं। मैं खुद यहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली से, एक छोटे से शहर से हूँ। मेरे मम्मी पापा कैसे हार्डशिप से जीवन बिताए हैं, उसका लर्निंग बच्चों ने भी सिंसेरिटी और ऑनेस्टी के साथ अपने पढ़ाई में अपना 100% लगन लगाया और उसका परिणाम अभी आपके सामने है। हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है और हजारीबाग के लिए, झारखंड के लिए एक गर्व की बात है कि एक मिडिल क्लास का बच्चा अपनी मेहनत के बल पर जिस सपने को सोचा था उसे साकार कर गया। भी अच्छी नौकरी थी और काफ़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स थे, अच्छा पैकेज था, सब कुछ था, लेकिन मन में एक हल्की सी कसक थी कि मैं US के मार्केट्स के लिए काम कर रहा था। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट लग रहा था मुझे, एंड उसके कारण मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं, मुझे यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना है, यहाँ की मिट्टी के लिए थोड़ा कुछ करना है। नमस्कार, मैं कुणाल, दैनिक खबर से आप जुड़ गए हैं। बहुत ख़ास दिन है। आज एक ऐसे शख्स के साथ मैं बैठा हूँ जिन्होंने UPSC निकाला है, सिविल सर्विसेज की परीक्षा में हजारीबाग का परचम लहराया है। झारखंड के लड़के हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, जानेंगे बहुत सारी बात, खासकर ऐसी बात आपको बताऊं, ये IITian भी हैं, ऑल इंडिया रैंक इनकी 5वीं थी, अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छी सैलरी पर थे, बावजूद इसके इन्होंने सिविल सर्विसेज को अपनाया। क्यों अपनाया, सारी बात के लिए हम मौजूद हैं उत्कर्ष कुमार के घर पे। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कैसी जर्नी रही। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी। आपसे उत्कर्ष ये पूछूंगा कि भारत की जो सबसे कठिनतम जॉब है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जॉब है, आप उसके पीछे पड़े हुए हैं। आपने IIT निकाली, 5वीं रैंक होल्डर थे, आपने UPSC भी निकाली, आपकी रैंक 55वीं है। कैसे उत्कर्ष ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं? कुणाल जी, कोई एक फिक्स फॉर्मूला तो मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है अगर आपके मन में वो अपने ठाना है, कुछ सोच के ठाना है, तो आप उसकी तरफ और एक सस्टेन्ड एफर्ट डालते हो, आप लगातार उसके पीछे लगे रहते हो, अपनी खामियों पे काम करते हो, तो आप पहुंच सकते हो। अगर मैं अपना IIT का जर्नी देखता हूँ, IIT JEE का जो तैयारी था मेरा, मुझे मैथ्स और फिजिक्स से बहुत प्यार था। तो मेरे लिए वो जो 2 साल की तैयारी थी, मुझे इतने मज़े आए थे कि मैं बता नहीं सकता आपको। मैं तो मेरे लिए वो जर्नी ही इतनी मीनिंगफुल होगी, इतना मज़ा आया मुझे कि अल्टीमेटली रिज़ल्ट आ गया। उसके बाद जब मैं मेरी अच्छी नौकरी थी, काफ़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स थे, अच्छा पैकेज था, सब कुछ था, लेकिन मन में एक हल्की सी कसक थी कि मैं US के मार्केट्स के लिए काम कर रहा था। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट लग रहा था मुझे, एंड उसके कारण मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं, मुझे यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना है, यहाँ की मिट्टी के लिए थोड़ा कुछ करना है, और मैंने ये डिसीजन लिया यहाँ आने का। तो चूँकि मैंने थोड़ा सोच के डिसीजन लिया, लोगों से बात करके डिसीजन लिया, तो मेरा डिसीजन काफ़ी फर्म था और मेरी फैमिली वालों का लगातार सपोर्ट था, मेरे पीयर ग्रुप का काफ़ी सपोर्ट था। तो वो जो 3 साल की जर्नी मेरी चली, लगातार मोटिवेटेड ही थी। जब फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा नहीं हुआ तो मैं वापस आई वेंट बैक टू द बेसिक्स। मैंने अपनी गलतियों को एनालाइज़ किया, मेरे नंबर देखे, कहाँ पे इम्प्रूव करने का था, और उस पर काम किया, और अल्टीमेटली यहाँ पर हूँ। अच्छा उत्कर्ष, आपसे पूछूँ, ये उपलब्धि के बाद आपको नींद आ रही है क्या? आप सो रहे हैं, अच्छे से नींद आ रही है आपको? कुणाल जी, नींद तो पहले भी नहीं आ रही थी क्योंकि 15 दिन में प्रीलिम्स था। नींद अभी भी नहीं आ रही है क्योंकि अभी विश्वास नहीं हो रहा है। अभी विश्वास नहीं हो रहा है आपको? अभी विश्वास नहीं, आई थिंक अभी भी सिंक इन नहीं हुआ है। एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि वापस एग्ज़ाम नहीं लिखना पड़ेगा। ये जो साइकिल चलता है, ये थोड़ा मुश्किल तो होता है। तैयारी मेरी अभी भी थी प्रीलिम्स की, मैं अभी भी रिजल्ट से पहले बैठ के ज्योग्राफी पढ़ रहा था। तो तैयारी थी एग्ज़ाम लिखने के लिए कि अगर आता है तो करना ही है, तो आप भाग नहीं सकते वहाँ से। लेकिन ये बहुत बड़ा रिलीफ है कि एग्ज़ाम लिखना नहीं पड़ेगा वापस से। इसके बाद फिर वो फीलिंग सिंक इन हो रही है कि जिस काम के लिए मैं आया था एक्चुअली वो अचीव हो गया है, और जो सपना लेकर आया था वो मुझे हासिल हो गया, और घर में एक बहुत ही अच्छा माहौल बन रखा है।
तो अभी बहुत शुक्रगुजार फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आपको बता दो, किसी परिवार के लिए जो सबसे सुखद एहसास होता है शायद यही होता है कि उसके घर का चिराग कुछ अच्छा कर जाए, और इतना अच्छा, इतना शानदार अगर हो जाए जितना शानदार उत्कर्ष ने किया है, तो फिर बात ही क्या है। उत्कर्ष, आपसे पूछेंगे ये जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, आपको कैसे पता चला? आपने खुद ने देखा या आपको किसी ने खबर दी, मैसेज दिया, क्या हुआ, क्या था, ये पूरी बात बताइए। तो इंटरव्यूज़ 22 को ख़त्म हुए थे और कयास लगाए जा रहे थे कि 1-2 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा। तो मेंटली तो तैयार था कि रिज़ल्ट आने वाला है। मेरी परीक्षाएं फर्स्ट अटेम्प्ट से काफ़ी बेहतर हुई थी, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि नाम तो आएगा लिस्ट में। इस बार वो 750-800 की लिस्ट होती है, उसमें नाम डेफिनेटली आएगा। अब कहाँ आएगा ये तो देखने की बात थी। लेकिन उस टाइम पे ही मेरे घर में भी थोड़े हेल्थ कॉम्प्लिकेशन चल रहे थे, तो इसलिए मैंने लोगों को ऐसे बताया नहीं था कि रिज़ल्ट आने वाला है। एंड मैं अपने रूम में ही बैठा बस वेट कर रहा था। सुबह से चल रहा था कि हाँ अब रिज़ल्ट आएगा, अगले 1 घंटे में आएगा, शाम को आएगा। तो वो बिल्डअप लगातार हो रहा था और थोड़ी अंदर से एंग्जाइटी हो रही थी। और फाइनली जब आया तो सबसे पहले मेरे फ़ोन पे ही आया था। मैंने खुद से डाउनलोड किया वेबसाइट से, 2 बार वेरीफाई किया कि हाँ मेरा ही नाम है, मेरा ही रोल नंबर है। फिर एक गहरी सांस ली, फिर नीचे आया। फिर सबसे पहले किसको बताया आपने? सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले तो सर माँ को बताया मैंने। माँ को बताया। माँ के पैर छुए और उनको बताया, माँ बेटा IAS बन गया, 55 रैंक आ गई इस बार। और उसके बाद फिर बाकी बाकी पापा को, भाई को, बाकी फैमिली को, दोस्तों को, टीचर्स को। माँ का रिएक्शन कैसा था जब पहली बार आपने कहा कि आपने, उनको तो उम्मीद होगी ही, ऑब्वियस है कि आप शुरू से ही बहुत मेधावी स्टूडेंट रहे हैं, माँ का रिएक्शन कैसा था? सर माँ का बिलीफ तो हमेशा से ही था, उनका सपोर्ट भी हमेशा से था, लेकिन इस टाइप का रैंक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। मैं जितना ओवरवेल्म्ड फील कर रहा था, मैं जितना भावुक फील कर रहा था, उससे कहीं ज़्यादा मेरी माँ फील कर रही थी। उनके चेहरे पे उनकी आंखों से कुछ थोड़े आंसू भी आ गए उस समय पे। और काफ़ी मतलब जिस सोच से ये लड़ाई लड़ी थी वो अल्टीमेटली अचीव हो गया। वो काफ़ी खुशी का माहौल बन गया यहाँ पर। अच्छा, आपसे पूछेंगे कि जैसे सबको पता है, अब तो पता चल ही गया होगा कि ये आपने IIT भी किया, 5वीं रैंक लाई, बहुत बड़ी बात है ये। उसके बाद आप जॉब में भी गए, कॉर्पोरेट कैरियर आपका चल रहा था, अच्छा खासा कैरियर चल रहा था। उस दौरान ये जो स्विचिंग है, आपने सिविल सर्विसेज के बारे में सोचा, आप जाएंगे इसमें, कितना टफ डिसीजन रहा, कैसे आपने ये डिसीजन लिया? क्योंकि यहीं पर कई बार लोग चूक जाते हैं, क्योंकि वो जो टाइम फैक्टर होता है ना, अगर वो स्ट्रेच हो जाए ज़्यादा लंबा तो कहीं ना कहीं समस्या आती है। आप सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? नहीं, ये डेफिनेटली काफ़ी डिफ़िकल्ट डिसीजन था, क्योंकि मैं एक अच्छे स्टेबल जगह पे था, पैकेज भी अच्छा था, अच्छे प्रॉब्लम्स पे काम कर रहा था, मेरी टीम काफ़ी अच्छी थी, मेरे मैनेजर बहुत सपोर्टिव थे, और मैं अच्छा काम कर रहा था। मुझे टीम के बाहर के लोगों से भी थोड़ा अप्रिसिएशन मिला था। तो सब मिला करके इट वॉज काफ़ी सेटिस्फाइंग। लेकिन अल्टीमेट जो पर्पस होता है लाइफ का, अल्टीमेट जो पर्पस होता है जॉब का, थोड़ा वो मिसिंग था। तो और ये चीज़ मेरे मन में थोड़ा पहले भी था कि जब मैं अपना बीटेक कर रहा था, कि मुझे थोड़ा सिविल सर्विस का मन था मन में, वो श्योर नहीं था, कन्विक्शन नहीं था उस टाइम पे। और एक बहुत ही अच्छी नौकरी का अपॉर्चुनिटी मिला मुझे, तो मुझे लगा कि मैं वहाँ जाके कुछ सीख सकता हूँ, कुछ देख सकता हूँ और एक इन्फॉर्म चॉइस ले सकता हूँ। तो ये सब सोच के मैं नौकरी करने गया। वहाँ थोड़े सेविंग्स भी मैंने बना लिए कि मैं डायरेक्टली पूरा डिपेंडेंट नहीं होना चाहता था पेरेंट्स के ऊपर। वहाँ मैंने फिर कुछ ऑफिसर से बात करी, कुछ मेरे दोस्तों से बात करी कि हाँ मैं ऐसे सोच रहा हूँ, और एक जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है वो करा। मैंने थोड़ी पढ़ाई पहले ही चालू करी, 2 महीना मैं जॉब में भी पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे समझना था कि मैं ये पढ़ाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मैं नौकरी छोड़ दूँ, उसके बाद पढ़ाई करते हुए रियलाइज़ हो कि नहीं ये तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। तो ये सब करते हुए लगता है फाइनली जब मुझे लगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मुझे ये करना है, ये सही जगह है, तो फिर मैंने डिसीजन लिया। और चूँकि इतना सोच के डिसीजन लिया था, तो वो कन्विक्शन था कि ये मेरा मतलब स्पर ऑफ द मोमेंट, मतलब ऐसे ही झटके से डिसीजन लिया हुआ नहीं था, ऑल ऑफ सडन नहीं था ये, आपने बहुत ऑल ऑफ सडन नहीं था। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशली यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में इतना लंबा प्रोसेस है, इतना ग्रूएलिंग प्रोसेस है, एंड ऑलमोस्ट सभी के लिए पहले अटेम्प्ट में नहीं होता है ये। तो अगर आपका वो अच्छे से सोचा हुआ नहीं है, आपके मन में वो मोटिवेशन नहीं है, आप नहीं सस्टेन कर पाइएगा इसको। मतलब प्रिपरेशन के बीच में भी
और फर्स्ट जब मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था तब भी मोमेंट्स तो आते ही हैं, क्योंकि मैंने एक अच्छी जगह छोड़ी थी। तो वो लगता ही था कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं कहीं जा भी रहा हूँ, या मुझे मेरे से मन में चल रहा है, क्योंकि मेरे हाथ में उस समय नहीं था कुछ भी। लेकिन चूंकि मैंने सोच के लिया था, एक मन में वो गोल था, एक सपना था, तो आई थिंक वो उसने मुझे मोटिवेटेड रखा, उसी कारण मैं परफॉर्म करता रहा और फाइनली यहाँ पहुँच सका। मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट था जब आप जॉब छोड़ रहे थे, ड्रॉप कर रहे थे, तो कहीं कोई समस्या नहीं थी? सर सपोर्ट तो डेफिनेटली था, एक हल्का सा था कि हिचक कहीं रहता है कि एक हिचक रहती है। मेरे पापा चाहते थे कि मैं नौकरी के साथ तैयारी करूं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा रिस्क मैं अकेले लूं इस पॉइंट पे। लेकिन मेरी कंपनी वालों ने भी बोल रखा था इनफॉर्मली कि जब भी तुम वापस आना चाहोगे तो प्लीज़ आ जाना ऐसे। और मुझे इतना भरोसा था कि एक अच्छी डिग्री है IIT बॉम्बे से, तो मैं जब भी वापस जाना चाहूँगा तो मैं जा सकता हूँ। वो बैकअप ऑप्शन तो अच्छा सा था, तो मेरे लिए वो एक फ्रीडम का टिकट था कि चूँकि मेरे पास इतना अच्छा बैकअप है तो मैं जो मन में चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए दुनिया खुली हुई है। तो इस बिलीफ के साथ ही मैं ये डिसीजन ले पाया। एक बार जब जॉब छोड़ दी उसके बाद मम्मी पापा का और इनफैक्ट पूरी फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा रहा है। मेरे मौसी भी डॉक्टर्स हैं और उनका एक पब्लिक सर्विस का जो अप्रोच है वो मुझे काफ़ी इंस्पायर करता है। मेरे जीजी भी हैं IPS ऑफिसर, दीदी भी डॉक्टर हैं, तो और बाकी भी फैमिली में, तो एक सब मिला के बहुत ही मोटिवेटेड और बहुत ही सपोर्ट वाला एटमॉस्फेयर रहा है जो मुझे सस्टेन कर सका। चलिए अब बात करेंगे जहां UPSC जो एस्पिरेंट हैं उनको फ़ायदा हो सके, क्योंकि उत्कर्ष ने जो उपलब्धि हासिल की है, जो भी अब बात करेंगे कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा होगा। उत्कर्ष, सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे, जो पढ़ाई होती है बहुत बार ऐसा देखा गया है, खास करके जो शुरुआती दौर की पढ़ाई होती है, जो पहली बार इसके बारे में सोचते हैं, शायद अनुभव की कमी हो, लगातार वो पढ़े चले जाते हैं, उनको मालूम नहीं होता कहाँ रुकना है, क्या पढ़ना है। तो सबसे ज़रूरी मुझे लगता है कि इसमें UPSC में वैल्यू एडिशन की बात होनी चाहिए। तो वैल्यू एडिशन की तरफ कैसे जाएंगे आप, कैसे गाइड करेंगे लोगों को? माहौल डेफिनेटली पहले से अलग है। अभी आपके पास मटेरियल की कमी नहीं है, चाहे वो लेक्चर वीडियोस हो, चाहे वो ऑनलाइन PDF हो, क्योंकि आजकल मंथली मैगजीन वगैरह भी, और भी इतने कोचिंग्स, इतने टीचर्स का ऑनलाइन प्रेजेंस है कि आप ओवरवेल्म फील कर सकते हो। आपको लग सकता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। और बुक्स भी इतने सारे हैं, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए आराम से 5-6 अच्छी किताबें मिल जाएंगी, लेकिन आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। तो एज अ स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट काफ़ी हो जाता है कि आप आइडेंटिफाई करो क्या चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में मुझे लगता है NCERTs बेसिक्स होते हैं, उसके आपको एक स्टेप ऊपर जाना है। वो जो एक स्टेप ऊपर रेफरेंस बुक होता है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम या फिर बिपिन चंद्रा वगैरह यूज़ करते हैं। ये बुक लिस्ट आपको ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर से मिल जाएगी। आप देखिएगा 70-80% कॉमन होता है। आपको बस उस एक बुक लिस्ट को अच्छे से करना है, उसी को 5 बार 8 बार 10 बार अच्छे से कवर करना है। और एक बार जब आप जो लिमिटेड मटेरियल कवर कर लेते हैं तो नया मटेरियल कवर करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है आपको क्या पता है, आपको क्या नहीं पता है। तो मैंने एक छोटा सा ही जो मेरा कंटेंट था, मैंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, वाजिरा मैंने ज्वाइन कर रखी थी, तो उनका येलो बुक्स होता है, मैंने वो काफ़ी रेफ़र करा। जो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो मैंने काफ़ी रेफ़र करा, उनको बहुत बार पढ़ा। उनके नोट्स मैंने खुद से अपनी भाषा में बनाए, खुद से अपनी वर्ड्स में बनाए, ताकि मुझे रिवाइज़ करना आसान पड़े। उसके बाद जब भी मुझे कुछ नया मिलता था, मुझे पता होता था कि वो मुझे पता है या नहीं पता है। नहीं पता है तो मैं पढ़ता था, उसको अपने नोट्स में ऐड करता था और फिर वो मेरे नोट्स का पार्ट बन जाता था, वो मेरा हो जाता था फिर। तो मेरा ये अप्रोच रहा था। जैसे मैंने टॉपर से ही सुना, इंटरव्यू देख रहा था, जैसे बताया मैंने आपको कि सबसे टफेस्ट जॉब है भारत की, इस देश की। टॉपर कह रहे थे कि ये एग्ज़ाम शायद एलियन ही निकालते होंगे। अब मानते हैं कि बहुत टफ है, ये बहुत टफ है इसको क्रैक करना UPSC को। अब एक्सेप्टेंस रेट्स अगर देखिएगा तो आई थिंक ये काफ़ी माइंड बॉगलिंग है। तो इस पॉइंट पे लक फैक्टर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ जाता है, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि लक उनके पास ही आता है जो मेहनत करते हैं, और जो एग्ज़ाम निकालते हैं वो भी आम इंसान ही होते हैं। मैं खुद यहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली से, एक छोटे से शहर से हूँ। मेरी स्कूलिंग यहीं पे हुई थी, मैं यहीं पला बड़ा, मैं यहीं पे डेवलप हुआ, और फिर जाके मैं या तो जैसे IIT गया पहले, अभी यहाँ पहुँचा। तो
मतलब आम इंसान ही निकालते हैं इसको। उसमें थोड़ा डर डेफिनेटली है, थोड़ा मुश्किल डेफिनेटली है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बैलेंस करना है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लंबी जर्नी है, तो आपको मोटिवेशन लेवल मेंटेन करना है। आपको इतनी तरह से टेस्ट करते हैं, आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं, फिर पर्सनालिटी टेस्ट में आपका एटीट्यूड चेक करते हैं, आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं, आप कैसे सोचते हैं ये चेक करते हैं। तो आपको एसेंशियली एज एन ऑफिसर सोचना है, एज अ ब्यूरोक्रेट आपको सोचना है कि जब मैं फील्ड पे रहूँगा, जब मैं पोस्ट पे रहूँगा, मैं कैसे डिसीजन लूँगा। तो आप जब उसको आत्मसात कर लेते हैं, आई थिंक तब आप जेन्युइनली इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। मुश्किल डेफिनेटली है, लेकिन लोग करते हैं, हम जैसे लोग ही करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होंगे, तो लोग जानना भी चाहते होंगे कि जो तैयारी होती है यूपीएससी की, प्रीलिम्स को लेकर आपकी अप्रोच क्या रही, किस तरीके से आपने तैयारी की उसकी? अगर आप सिलेबस देखिएगा तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच के सिलेबस में काफ़ी ओवरलैप है एंड थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस वही है कि प्रीलिम्स में आपका थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा होता है, आपको याद करने की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो मैंने दोनों के लिए मेरे कुछ नोट्स कॉमन थे, कुछ नोट्स सेपरेटली थे। तो प्रीलिम्स के लिए ऐसे मैंने टॉपिक वाइज अलग नोट्स बना रखे थे, जहाँ पे फोकस था मैप्स पे, फोकस था फैक्ट्स पे, नंबर्स पे, रिपोर्ट्स पे और नेशनल पार्क्स वगैरह पे। तो जो करंट अफेयर से जो चीज़ मुझे लगता है यूपीएससी पूछ सकती है, जैसे अगर आप आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, तो कोई डांस फॉर्म या कुछ अगर रिपब्लिक डे पे परफॉर्म हुआ था तो वो यूपीएससी पूछ सकती है। कोई नेशनल पार्क न्यूज़ में था क्योंकि काजीरंगा बीच में डिवाइड हुआ था विश्वनाथ डिवीज़न में। अभी बीच में रिवर सबमर्जेंस की बात हो रही है एमपी में, तो आई थिंक पन्ना है जो सबमर्ज हुआ काफ़ी हद तक। तो आपको ये सब चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो आपका दोनों के लिए एटीट्यूड थोड़ा सा अलग होता है। इसके अलावा मुझे लगता है मोस्ट पीपल के लिए, रियलिस्टिकली मोस्ट पीपल के लिए, आप 100 में से 40-50 क्वेश्चन सोच सकते हो कि मुझे पता है। आपको फिर भी उसको 60-65 तक ले जाना है कि 60-65 क्वेश्चन आपको 100 में से सही करना है। तो आपका सोचने का तरीका वैसा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड वैसा डेवलप होना चाहिए कि आप नया नॉलेज पे देख के ये डिसाइड कर सकें क्या ये सही लग रहा है, क्या ये गलत लग रहा है। अभी बीच में जैसे एक इस बार प्रीलिम्स में एक सवाल था एक डियर के ऊपर, तो वो डियर के नाम से देख के लग रहा था कि वो माउंटेनियस रीजन का है। मैंने वो डियर का नाम पहले नहीं पढ़ा था, लेकिन आपका माइंड ऐसे अट्यून हो जाता है, ऐसे डेवलप होता है कि आप बहुत चीज़ें बिना पढ़े भी आप सोच सकते हैं। तो आई थिंक वो आपका प्रैक्टिस से आता है। मैंने टेस्ट काफ़ी सॉल्व किए थे, फर्स्ट अटैम्प्ट में भी, इस अटैम्प्ट में भी। मैंने 3 कोचिंग्स की, कोई भी आप 2 या 3 कोचिंग्स उठा लीजिए जो आपको वेल नोन रेप्यूटेबल लगती हैं, उनके पेपर्स आप सॉल्व करें। एक आपका अच्छा पीयर ग्रुप है तो आप उनसे कंपेयर करें कि उनके नंबर कितने आ रहे हैं, मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। आप जब इतने टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपका वो एक एटीट्यूड डेवलप होगा कि नए क्वेश्चंस को भी आप संभाल सकेंगे और डरेंगे नहीं। इस बार का जो प्रीलिम्स था वो लोग बोल रहे हैं काफ़ी टफ था, मुझे भी काफ़ी टफ लगा था। मैं जो एग्ज़ाम हॉल में था मैं थोड़ा डर गया था उस समय पे कि ये तो मुझे देखे हुए नहीं सवाल लग रहे हैं। एक गहरी सांस ली उस टाइम पे मैंने, और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एट अ टाइम कोशिश करी, और अल्टीमेटली हो गया, अच्छा हो गया। कुछ सेक्शन मुश्किल थे लेकिन अल्टीमेटली हो गया। मैं इस बार 112-115 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आप जब उतनी प्रैक्टिस करते हो तब ये डेवलप होता है। तो कंटिन्यूसली टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोग, वो ग्रुप स्टडीज वो चलता रहता है, उसमें प्रोसेस चलता रहता है क्या? मुझे लगता है आप जितना कंटिन्यूसली इसको रखेंगे उतना आपकी हैबिट का पार्ट बन जाएगा ये। और जब कोई बंदा तैयारी स्टार्ट कर रहा होता है तब आपके लिए सब कुछ नया होता है, तो आई थिंक उस समय फोकस थोड़ा सा पढ़ने पे ज़्यादा होना चाहिए, नॉलेज एक्वायर करने पे ज़्यादा होना चाहिए। आप NCERTs पहले करो, फिर आपके रेफरेंस बुक्स करो अच्छे से, उसके नोट्स बनाओ। साथ में जब आपको लगता है कि आपने सिलेबस एक बार या 70-80% थोड़ा कर लिया, एक टेस्ट सीरीज़ आप स्टार्ट कर लो प्रीलिम्स के लिए। बाकी डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी आप मेंस के लिए भी चालू कर सकते हो। थोड़ा वो जो लिखने की आदत होती है वो छूट जाती है। स्पेशली अगर मैं इंजीनियर्स की बात करता हूँ तो हमें शॉर्ट में लिखने की हैबिट ज़्यादा होती है, लंबे आंसर्स या फिर डिस्क्राइब करने का वो छूट जाता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो आप जितना लगातार उसको कर सकेंगे वो उतना हेल्प होता है। ग्रुप स्टडीज़ की बात करूँ मैं तो एक पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटा सा पीयर ग्रुप था 3-4 लोगों का, लेकिन उनसे लगातार बात होती है। एक मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है हर्षल महाजन, मेरा इंस्टीट्यूट से ही था, वो 1 साल जूनियर है। तो हम लोग इतना डिस्कस करते हैं, इतना एक दूसरे को पुश करते हैं, आपको बता नहीं सकता मैं।
आई थिंक ही इज़ वो काफ़ी बड़ा रीज़न है कि मैं लगातार मोटिवेटेड रह सका साथ में। तो मैं बोलूँगा कि पढ़ाई आपको खुद से ही करनी है, लेकिन आपस में चेक करने के लिए, एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए, एक दूसरे को कंपनी देने के लिए, साथ में हंसने के लिए आपको लोग चाहिए, ताकि आप इस लंबी जर्नी को सस्टेन कर सको। मतलब आपके कहने का मतलब अच्छी ग्रुप, अच्छे लोग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जर्नी बहुत टफ है, बहुत कठिन है। यही कहना चाह रहे हैं? ये जर्नी डेफिनेटली टफ है, थोड़ी लंबी भी है, तो आपको वो मोटिवेशन लेवल मेंटेन करना है, आपको इतने सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, और साथ में एक अच्छे मिजाज से करना है। क्योंकि अगर आप डर के या फिर आप सहम के या सैड होके करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस नहीं आएगा। आपको खुश रहना है, फिर भी आपको परफॉर्म करना है, तो वो ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मेंस की जब बात आती है तो क्या वो ज़्यादा स्ट्रेस बस्टर होता है? वो प्रीलिम्स के बाद का जो कहानी है, वो जो फेज़ होता है, उसमें आपका अप्रोच कैसे रहा? किस तरीके से अपने आप को आपने संभाला, मोटिवेट किया और आगे की लड़ाई के लिए तैयार किया? मेंस को मैं स्ट्रेस बस्टर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मेंस काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है कंपेयर टू प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में आपको पता नहीं है आपने कितना पढ़ा है, जितना पढ़ा है उसमें से कितना आप दे पाओगे। मेंस में आपको इतनी गारंटी है कि अगर आप पढ़ के गए हो, आप मेहनत करके गए हो, तो आप लिख के आओगे। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपको नहीं पता है, बिल्कुल नए हैं, तो डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम है आप थोड़ा कम लिख सकते हो, कुछ लोग छोड़ देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपका पूरा परफॉर्मेंस जो होगा वो आपकी पढ़ाई से बहुत डिपेंड करता है। मैं तो बोलूँगा कि आपकी जो लड़ाई है मेंस की, वो आंसर लिखने से कई महीने पहले चालू हो जाती है। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं, आप उसको कितना समझ रहे हैं, कितना आत्मसार कर रहे हैं, आप उसके नोट्स कितने अच्छे बना रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप एग्ज़ाम लिखिएगा, 3 घंटे का पेपर है, आपको 2-2 पेज के आंसर्स 7 मिनट में लिखने हैं, तो आप ऑन द स्पॉट नहीं कर सकते हैं। ये आपके मन में जो कंटेंट बैठा हुआ है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप उसको वहाँ पे बस लिखित कर रहे हैं, अंकित कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, आप क्वेश्चंस देखते हैं, आंसर्स लिखते हैं, बाकी लोगों के आंसर से कंपेयर करते हैं, एंड आप देखते हैं कि आप कितने गहरे पानी में हैं, कितना अच्छा चल रहा है आपका। फिर आप वापस नोट्स पे जाते हैं, अपने नोट्स को इम्प्रूव करते हैं। तो एक ये साइकिल बनती है, नोट्स टेस्ट मटेरियल, नोट्स टेस्ट मटेरियल, ये चलता है। तो ये मेरा अप्रोच था। इस बार मैंने प्रैक्टिस कहीं ज़्यादा करी। फर्स्ट अटैम्प्ट में, जैसे मैंने बोला, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं टाइम बैलेंस नहीं कर पाया था। मेरा मैथ्स ऑप्शनल था, थोड़ा टाइम भी लगता है उसको कवर करने में, मैं जीएस को टाइम नहीं दे पाया था फर्स्ट अटैम्प्ट में। सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने काफ़ी टाइम देने की कोशिश करी है, मैंने बहुत टेस्ट सॉल्व किए। मैंने पहले अटैम्प्ट में 9-10 टेस्ट लिखे थे जनरल स्टडीज़ के। इस बार मेरा सिलेबस ऑलरेडी कवर था प्रीलिम्स से पहले, और प्रीलिम्स और मेंस के बीच का पीरियड जो 3 महीने का होता है, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम पे मैंने कुछ 22 या 25 जीएस के टेस्ट लिखे थे, 12-15 मैथ्स के टेस्ट लिखे थे, 4-5 एसए के टेस्ट लिखे थे, और एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा था। तो मेरे लिए ये ऑल आउट 100% एफर्ट था इस बार का, कि इस बार तो जान झोंक दी है मैंने इसके ऊपर। मतलब तो मेरा कितने घंटे की पढ़ाई उत्कर्ष कर रहे थे, अगर पूछा जाए? क्योंकि बताया जाता है कि 24 घंटे भी कम पढ़ते हैं कभी कभी। कुणाल जी, मैं टाइम पे तो नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि मैंने टाइम से पढ़ाई भी नहीं करी। मेरी पढ़ाई कंटेंट ड्रिवन थी। मेरे साप्ताहिक गोल्स थे कि मुझे इस हफ्ते में ये ख़त्म करना है। मेरे गोल्स माइक्रो नहीं होते, मुझसे वो मैनेज नहीं होता है, वो मेरे लिए ज़्यादा एंग्जाइटी कॉज करता है। मैं हफ्ते का गोल रखता था, उसको मैं हिट करता था। आपने बिल्कुल सही कहा कि 24 घंटे भी कम पढ़ते हैं, लेकिन वो कम मुझे लगता है तब पढ़ते हैं जब आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस एग्ज़ाम में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सारे टॉपिक्स के बारे में एक इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप चीज़ें लिख सकें। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या जो चीज़ें न्यूज़ में चल रही है, आप उसके बारे में रेलेवेंट चीज़ें लिख सकें, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। तो टाइम मैनेजमेंट इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, अगर ये कहा जाए कि जो ये तैयारी होती है यूपीएससी की, जो इतना तपस्या या तब भी कह सकते हैं इसको, इस बीच में ही क्या ये ऑफिसर तैयार हो जाते हैं, उनका माइंडसेट उधर डेवलप हो जाता है? आप कैसे इन चीज़ों को देखते हैं? अगर आपका ऑफिसर का माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ है तो ये ऑलमोस्ट गारंटीड है कि आप फिल्टर आउट हो जाएगा प्रोसेस में, क्योंकि ये इतना लंबा प्रोसेस है। और आपका पर्सनालिटी टेस्ट भी आता है जो आपकी पर्सनालिटी को देखता है।
एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि वो प्रेशर और आग में तप कर ही सोना कुंदन बनता है। कुछ लोग इस प्रोसेस में आते हैं, उनका माइंडसेट ऑलरेडी ऑफिसर लाइक होता है, तो वो मुझे लगता है थोड़ा जल्दी निकाल लेते हैं एग्ज़ाम। कुछ लोग ब्लैंक स्लेट यानी खाली नोटबुक के रूप में यहाँ आते हैं, यहीं पे सारा नॉलेज गेन करते हैं, यहाँ अपनी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं और फाइनली ऑफिसर बन के निकलते हैं। तो आपको ये मेहनत, ये जो रास्ता है, ये तो पार करना ही है। आप चाहे पूरा यहाँ करें, चाहे थोड़ा पहले से करें, और आप कितनी जल्दी सही रास्ते पे आ जाते हैं, ये सब डिटरमाइन करता है कि आपको कितना टाइम लगता है। बाकी इसके अलावा थोड़ा लक फैक्टर होता है, क्योंकि जब मैं अनुदीप दूरी शेट्टी ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनका इनका 5th अटैम्प्ट था और फाइनली रैंक 1 लाया, तो उनसे मैं काफ़ी रिलेट कर पाता था। तो मुझे उनको देख के मोटिवेशन भी आता था और एंग्जाइटी भी होती थी कि जब इन जैसे अच्छे लोगों को 5 अटैम्प्ट्स लगते हैं तो मुझे भी कितने लग सकते हैं। तो वो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सीखना है, आपको किस तरह वो करना है और आपको अल्टीमेटली इधर पहुंचना है। आपने प्रीलिम्स की, मेंस की, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इंटरव्यू का पार्ट है, शायद वहाँ पर हार्ट बीट भी बढ़ गई होगी, क्योंकि अब ऐसा मंजर आ गया था जहाँ से आप यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते थे, सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई कर सकते थे। जो आपने सेक्रीफाइस किया था, जो जॉब छोड़ा था, अब वो वक्त था कि अब घर वाले को आप बता सकते थे, रिजल्ट आ जाता 2 या 4 दिन के बाद, इंटरव्यू के बाद। तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी, ऑब्वियस है, प्रेशर भी आ रहा होगा, हार्ट बीट बढ़ रही होगी। तो उन चीज़ों को हैंडल कैसे कर रहे थे और उसी बीच में आप तैयारी कैसे कर रहे थे, ये जानना चाहते हैं, लोग भी सुनना चाहते हैं। इंटरव्यू डेफिनेटली सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव प्रोसेस है इन सब चीज़ों में से। मुझे ये भी लगता है ये सबसे आसान और सबसे मनोरंजक प्रोसेस है, क्योंकि इसकी तैयारी काफ़ी पहले से स्टार्ट हो रखी होती है। आपने अपनी लाइफ में क्या करा है, क्या आपके इंटरेस्ट्स हैं, अपने स्कूल या कॉलेज में क्या एक्स्ट्रा करिकुलर्स किया है, अपने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, आप किसी लीडरशिप रोल में थे, किसी टीम में आपने काम किया है। तो ये सब कुछ जो आपकी जीवन की जर्नी है, जीवन के जो अचीवमेंट्स हैं या जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, इंटरव्यू आपका इसी के बेसिस पे चलता है। तो आपको जब इंटरव्यू की तैयारी करनी है, आपको बस इतना इंश्योर करना है कि आपने जो भी सीखा है, आपके मन में, आपके अंदर जो कुछ भी है, वो एक अच्छे फॉर्मेट में वहाँ प्रेजेंट हो, थोड़ा होन करना होता है। अगर आपके पास इस पॉइंट पे 1-2 हॉबीज़ होने चाहिए ताकि लोग उनसे बात कर सकें। आपके पास कुछ अचीवमेंट्स, कुछ टीम वर्क का अगर है, तो आपका इंटरव्यू उससे गाइड हो जाएगा, वो आपके एरियाज़ ऑफ स्ट्रेंथ पे काम करेगा, तो आपके लिए वो और अच्छा रहेगा। अगर ये नहीं रहता है तो आप सोचिए, आप भी अगर इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं, आपका एक प्रोफाइल है इसके बारे में ज़्यादा कुछ आपको पता नहीं है, तो आप फिर कुछ रैंडम पूछिएगा जो आपके मन में आएगा, तो ये कैंडिडेट के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो अगर आप बचपन से थोड़े सिंसियर रहे हैं, थोड़ा कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, कुछ क्लब वगैरह के मेंबर रहे हैं, तो ये सब कुछ हेल्प करता है। मेरे लिए IIT जाना जो एग्ज़ाम था वो मेरा मैथ्स और फिज़िक्स के लव से ड्रिवन था। मेरा जो एक्सपीरियंस था वहाँ पर, वो कंप्यूटर साइंस का तो एक्सपीरियंस रहा ही, एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस रहा। मेरे जितने हॉबीज़ हैं, अभी मैंने 3 हॉबीज़ लिखे थे एग्ज़ाम में, टीचिंग, स्ट्रेटेजिक गेम्स, मतलब स्ट्रेटेजी बना के गेम्स खेलना, और माउंटेनियरिंग, पहाड़ चढ़ना। मेरी तीनों हॉबीज़ कॉलेज में डेवलप हुए हैं। मेरे ज़्यादातर पर्सनालिटी एक्सपीरियंसेस वहाँ डेवलप हुए। वहाँ मुझे टीचिंग असिस्टेंट बनने का मौका मिला, इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर बनने का मौका मिला जहाँ मैं कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट करता था। मुझे हेड टीचिंग असिस्टेंट बनने का मौका मिला जहाँ मेरे अंदर 15-16 लोगों की टीम थी। तो अगर आप कॉलेज में थोड़ा आउटगोइंग हैं, थोड़ा आप पॉजिटिव आउटलुक के साथ हैं, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है। तो मेरे लिए इंटरव्यू मुझे लगता है सबसे आसान प्रोसेस था, सबसे आसान स्टेप था, क्योंकि मैं ये सारे एक्सपीरियंस ने हेल्प किया था। मेरे मॉक इंटरव्यू इसलिए रिलेटिवली स्मूथ गए थे और मुझे इंटरव्यू से काफ़ी मज़ा आया था। फाइनल इंटरव्यू में लगता है थोड़ा सा ग्रिलिंग हो गया था, तो वो प्रेशर को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वो बताएंगे कहाँ ग्रिल किया गया आपको, सवाल अगर आप बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। बिल्कुल। मैं इंटरव्यू हॉल में ही गया, मेरा पहला क्वेश्चन मुझे पूछा गया, आप गोल्डमैन सैक्स में काम कर रहे थे, अच्छी नौकरी थी, तो आपने छोड़ क्यों दिया? आपको लगा कि आप वहाँ सक्सीड नहीं कर पाइएगा। तो आप प्रेशर क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन जब ये पहला ही गूगली आता है आपकी तरफ, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस अफेक्ट होता है। तो आई थिंक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यही है कि थोड़ा ठहर के ठंडे दिमाग से, क्योंकि
जब अच्छी नौकरी थी तो मैं जस्टिफाई कर सकता था उसको, इसलिए उस कॉन्फिडेंस से मैं निकल गया। एक और मेंबर थे बोर्ड में जो हज़ारीबाग में शायद सर्व कर चुके थे मेरे डिस्ट्रिक्ट में, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इन डेप्थ थी और मैं उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग को मैच नहीं कर पाया अच्छे से, क्योंकि मैं भी खुद अभी पिछले 6-7 सालों से लगभग हज़ारीबाग से बाहर ही रहा हूँ। तो मेरी जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी वो मैंने वहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश करी, पर मुझे पता था कि यहाँ मैं थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये सब मिला करके इंटरव्यू थोड़ा मिक्स्ड बैग ही रहता है, लेकिन आपने जो तैयारी करी है वो पर्सनैलिटी वहाँ दिखती है। इट इज़ सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, आपका पर्सनैलिटी का, आप कैसे सोचते हो, आप प्रेशर में कैसे बिहेव करते हो, आप प्रेशर में टूटते हो या फिर आप प्रेशर झेलते हो, क्योंकि मुझे लगता है एज एन ऑफिसर भी आपको काफ़ी प्रेशर झेलना पड़ता है और आप कितने अच्छे परफॉर्म करते हो उसके बाद ये सब चीज़ें पर्सनैलिटी टेस्ट में आती हैं। झारखंड से जुड़े सवालात थे वहाँ इंटरव्यू में, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सवाल आएंगे वैसे? बिल्कुल, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है, मेरी अपब्रिंगिंग यहाँ से है, तो इवन दो मेरा डोमिसाइल, मेरा पैतृक घर जो होता है नवादा है बिहार में, मैं यहाँ की भी तैयारी करके गया, मैं दोनों जगह तैयारी करके गया था। तो मुझे मॉक इंटरव्यूज में पूछे गए थे, तो मुझे लगता है मैं फिर भी तैयार था। हज़ारीबाग पे इतने इन डेप्थ सवालों के लिए मुझे लगता है थोड़ा और मैं तैयारी कर सकता था, वो मेरा है। अगर कुछ सवाल आप बता पाएँ, लोग सुनना चाहते हैं कि इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, अगर आप बता पाएँ तो। मुझे इंटरव्यूज़ में झारखंड पे तो नहीं पूछा, एक्चुअली एक सवाल पूछा मुझे पूछा कि बाइफर्केशन के बाद, झारखंड के अलग होने के बाद, उसके बाद भी झारखंड इतना पिछड़ा क्यों लग रहा है, क्या कारणों से ये चल रहा है। ये सवाल और भी मॉक में पूछे गए थे, मुझे इससे ज़्यादा सवाल मॉक इंटरव्यू में पूछे गए थे, वो आपको बताना चाहूँगा। मुझे पूछा गया कि नक्सलिज्म क्यों अभी भी चल रहा है, सरकार ने क्या चीज़ें करी हैं, और अगर आप उन पोजीशन पर रहेंगे तो आप इसको कैसे टैकल करेंगे। मुझे पूछा गया कि झारखंड में इतने मिनरल्स हैं, तो मिनरल्स को आपको टैप और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। मुझे पूछा गया झारखंड में इंडस्ट्रीज़ कैसे और अच्छे डेवलप कर सकते हैं। झारखंड के ट्राइबल इश्यूज़ पे काफ़ी कुछ पूछा गया। कभी कभी कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी पूछते हैं, जैसे अभी बीच में वो एक्टिविस्ट थे जिनको UAPA के अंदर जेल में डाला गया था, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ उनका। तो मुझे उससे भी सवाल पूछे गए थे, उससे फिर UAPA पे डिस्कशन आ जाता है। तो आपसे हर तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आपको अगर आपका नॉलेज है तो आप उसको जस्टिफाई करें। ओवरऑल पर्सनालिटी वो पूरी तरीके से वहाँ पर फिल्टर हो जाती है, सामने दिखने लगता है कैसा बंदा है सामने वाला। हाँ, क्योंकि आपके सामने 5 लोग हैं जिनका वर्क एक्सपीरियंस ही आपके उम्र से ज़्यादा है। मतलब आपके पास वहाँ 30 साल वाले, 35 साल वर्क एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, तो आप उनके सामने तो कुछ बोल नहीं पाइएगा, आप उनको टोपी नहीं पहना पाइएगा। सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव मुझे लगता है कि आपकी जो खुद की पर्सनैलिटी वो वहाँ दिखनी चाहिए, आपको जो नॉलेज है वो आप वहाँ प्रेजेंट करें, जो चीज़ नहीं आती वहाँ आई डोंट नो आके बोल के आगे बढ़े। मुझे CADD पूछा, कंप्यूटर साइंस बेस्ड, मुझे वो टर्म नहीं पता था, मैंने आई डोंट नो बोला, आगे बढ़ा। तो उससे क्या होता है कि आपके इंटरव्यू में जो चीज़ें आपकी एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ है, जो आपको पता है, वो आप उस पर आप टाइम स्पेंड कीजिएगा। आप जो चीज़ पता नहीं है आप उस पर गेस करने में उनका टाइम भी ख़राब नहीं कीजिएगा, अपना टाइम भी ख़राब नहीं कीजिएगा। अच्छा, इंटरव्यू के ड्यूरेशन से भी क्या आप लोग जज करते हैं कि इंटरव्यू कैसा गया, बहुत छोटा गया, बहुत लंबा गया, कुछ वैसा जजमेंट होता है क्या आप लोगों का? बहुत वेरिएंस तो नहीं होता है, मुझे लगता है 20 मिनट से 40 मिनट नॉर्मली इंटरव्यू चलता है। अच्छा। मेरे कुछ एस्पिरेंट दोस्त हैं जो प्रेडिक्ट करते हैं ये सब चीज़ों पे, पर मुझे लगता है उसमें अगर आप पढ़ने चाहिएगा तो आप जो कोर चीज़ें हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मिस कर दीजिएगा। तो मेरा तो इतना ही बोलना है कि आप कुछ मॉक इंटरव्यूज़ दें, अपनी बोलने चालने की शैली को इम्प्रूव करें, और जो नॉलेज इसको प्रेजेंट करें और एक कॉन्वर्सेशन के रूप में इसको अप्रोच करें। एंड ये आपका क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, वो आपका मेंस में हो चुका है, आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रखा है। ये बस देखना चाहते हैं कि आप कैसे प्रश्न बिहेव करते हैं, आप कितने अच्छे से बात कर सकते हैं, कितना अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ हो सकता है। अब आते हैं एक खास सवाल की तरफ। आपसे पूछेंगे कि अभी के वक्त में सोर्सेज बहुत अवेलेबल है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, खास करके वैसे लोग जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करने वाले या जो सोच रहे हैं, जो इस सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं। आपने देखा होगा, आपने खुद भी इसको कहीं ना कहीं महसूस किया होगा, ऑनलाइन में टेलीग्राम ग्रुप्स हो गए, वेबसाइट हो गए, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप डाउनलोड करते हैं, फ्री के डाउनलोड करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके पास जमा हो जाती हैं, फिर आपको समझ में नहीं आता पढ़ना कितना है, उसको फ़िल्टर कितना करना है,
कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास मटेरियल्स कम होते हैं, तो दोनों के बीच का बैलेंस एक्ट कैसे मेंटेन करना होता है, कैसे, क्या टिप्स होगी आपके लोगों के लिए? इसके लिए मेरा एक रूल ऑफ थंब है, आपको ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी बेसिक्स करनी है। और मैं बोलूँगा 11-12 की आप कर लें तो काफ़ी है। आपको ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में एक स्टेप ऊपर जाना है। ये आपका नॉर्मली रेफरेंस बुक्स के थ्रू होता है। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत आ जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा वगैरह आ जाती है। ज्योग्राफी के लिए मैंने अपना कोचिंग का मटेरियल यूज़ किया था। इन्वायरमेंट के लिए मैंने कोचिंग का मटेरियल यूज़ किया था। लोग शंकर का भी करते हैं, वो भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। इन सब के अलावा ये तो आपका स्टैटिक पार्ट है। आपका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। तो इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। आप हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस कोई भी एक उठा सकते हैं। उससे नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड होता है, उतना आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाइएगा। उसको पढ़ने का मतलब का आपका मकसद है कि आप चीज़ों से फैमिलियर रहें, आप जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो समझें। नोट्स बनाने के लिए मैं बोलूँगा आप एक कोचिंग की कोई भी मंथली मैगजीन रेफ़र कर सकते हैं। मैं विजन का रेफ़र करता था। तो रूल ऑफ थंब एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक, न्यूज़पेपर, करंट मैगजीन्स, इन 4 चीज़ों पे अगर आपका ग्रिप है तो आई थिंक आपका 70-80% चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके ऊपर आपको जाना भी नहीं है। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ होती है उससे आपके क्या एरियाज़ बचे हुए हैं ये कवर होता है। बहुत बार नया इन्फॉर्मेशन भी मिलता है। तो चूँकि आप इतने सोर्सेज से पढ़ रहे हैं तो आपके मन में अलग अलग सोर्स नहीं होना चाहिए। आपके मन में ये नहीं हो सकता कि मैं लक्ष्मीकांत में ये पढ़ा था, मैंने उस मैगजीन में ये पढ़ा था। आपके मन में उस इशू पे होना चाहिए। लेट्स से अगर आप बात करते हैं रेलवेज़ की, तो रेलवेज़ का क्या सिग्निफिकेंस है, रेलवेज़ के लिए अभी क्या चैलेंजेस हैं, रेलवेज़ के लिए गवर्नमेंट ने अभी क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, और सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इसमें आपके एक्सपर्ट कमेटी के रिपोर्ट्स आ जाते हैं। तो ये एक ढांचा है नोट्स का। तो आपके खुद के नोट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड वो आपके मल्टीपल सोर्सेज का एक जगह पे मिश्रण है। जब आपके नोट्स अच्छे हैं, आपने कुछ सोर्सेज को बहुत अच्छे से कर रखा है, लेट्स से 7 बार, 8 बार, 10 बार कर रखा है, तो उसके बाद आपका वो कॉन्फिडेंस है, आपको पता है कि मुझे ये सब बेसिक्स तो पता है। अब मुझे कुछ नया मिलेगा तो मैं डरूंगा नहीं। मैं बस इतना देखूंगा कि नया मुझे क्या मिल रहा है, उसको मैं वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। तो मैं इतना ही बोलूँगा, छोटे से स्टार्ट करें, उस पर कमांड करें, फिर धीरे धीरे अपना होराइजन बढ़ाते जाएं, जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है, जितना आपकी ज़रूरत होती है। इस पूरी जर्नी में कई बार ऐसा हुआ होगा कि हो सकता है कि आप थोड़े डिमोटिवेट हुए होंगे, कहीं कमज़ोर पड़े होंगे। कैसे हैंडल कर रहे थे इन चीज़ों को? और इस पूरी जर्नी को कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट देना होगा, तो क्रेडिट आप किससे देंगे इसके लिए? आपके पहले सवाल की बात मैं करूं तो डिमोटिवेशन आता है, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। आपको हर एक एरिया में पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत कुछ याद करने का है, चाहे मैं सिर्फ नेशनल पार्क की बात करूँ, चाहे मैं कुछ आर्ट एंड कल्चर के आर्ट फॉर्म और स्टेट का एसोसिएशन की बात करूँ, चाहे मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँ जहाँ ऑर्गेनाइजेशंस, उनके फाउंडर्स, मूवमेंट्स, ये सब को लिंक करने की बात करते हैं। तो कभी कभी वो देखिए फ्रस्ट्रेशन होता है, कितना याद करूँ, भूलूँ, फिर याद करूँ। उसको आई थिंक सस्टेन करना है आपको ओवर टाइम। जब आप वो चीज़ 5-6 बार, 7 बार, 10 बार पढ़ लेते हैं तो फिर मन में बैठता है। मेरा जो पीयर ग्रुप था, हम लोग आपस में बहुत बार रैपिड फायर भी करते थे कि मैं उसको सवाल पूछ रहा हूँ, वो मुझे वापस सवाल पूछ रहा है, हम एक दूसरे को आंसर कर रहे हैं। तो क्योंकि अल्टीमेटली आपको याद करना है। आप लिख के याद करें वो एक तरीका है, अब लोगों से बात करके याद करें दूसरा तरीका है। आप सब कुछ कर सकते हैं तो फिर वो सबसे अच्छी मेमोरी डेवलप होगी। इसके अलावा थोड़े सेटबैक्स तो आते हैं, चाहे किसी टेस्ट में आपके नंबर अच्छे नहीं आए, चाहे कोई अटेम्प्ट में आपका नहीं हो या जो सर्विस चाहे वो नहीं मिले। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मुझे थोड़ा डिमोटिवेटेड लग रहा था कि मैं इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के आया हूँ, फिर भी मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ कहीं पर। तो इन सब जगहों पे आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आपका खुद का मोटिवेशन कितना स्ट्रांग है कि आप इसको ओवरकम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसमें सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं वो खुद को बहुत मजबूत और मतलब तैयार रखना होता है। आपको खुद को मजबूत बनाना है और ज़बरदस्ती नहीं, अंदर से। आपका खुद का पर्पस स्ट्रांग होना चाहिए और एक अच्छा ग्रुप होना चाहिए, चाहे वो फैमिली में हो चाहे दोस्तों का हो। तो ये सब मिलाकर आता है। तो आई कम टू द सेकेंड पार्ट आपका, जो कि क्रेडिट किसको देना चाहूँगा। आई थिंक ये बहुत बड़ा कलेक्टिव एफर्ट है। और मेरी खुद की फैमिली में ही मम्मी पापा से मैंने
थिंक बचपन से ही बहुत कुछ सीखा है, और स्पिरिट ऑफ सर्विस जो होती है, ये जो मेहनत करने का तरीका होता है। इसके अलावा अब भी पिछले कुछ सालों में जब मैं एग्जैक्टली नौकरी नहीं कर रहा था, तो उनका सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था मेरा मोमेंटम सस्टेन करने के लिए। मेरे भाई का सपोर्ट, मेरे मौसा मासी जो ऐसे पब्लिक सर्विस में ही हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी रहता है। मेरे जीजा जी IPS ऑफिसर हैं, मेरी दीदी भी डॉक्टर हैं, तो उनका लगातार सपोर्ट रहा है। उनके मैं वो अभी पद्मा में ही यहाँ बगल में, तो मैं जब यहाँ पे था तो काफ़ी उनसे मिलने आता था, वो मेरे लिए ब्रेक हो जाता था। मेरे टीचर्स का सपोर्ट, यहाँ पे DAV के अशोक सर जो प्रिंसिपल हैं, उनका लगातार मेरे साथ मेरे ऊपर गाइडेंस रहा है, हमेशा उनका कॉल आता है। मेरे कोचिंग से सर वहाँ पे जो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सही टाइम पे फीडबैक मिल रहा है आपके आंसर्स पे, आपकी तैयारी पे, आपकी स्ट्रेटेजी ठीक से बन रही है। क्योंकि आपके जो आपने मेंस के टेस्ट लिखे हैं, ऑफन आपको चेक होके मिलने में 15 दिन लगता है, आप भूल जाइएगा क्या लिखा है। तो चूँकि मेरे सर से अच्छी रैपो थी वहाँ पर, तो मुझे 2-3 दिन के अंदर सर से फीडबैक मिल जाता था। इसके अलावा एक पीयर ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरा जूनियर हर्षल, उससे हम लोग बहुत बातें करते थे। अभी इंटरव्यू के लिए 3-4 कैंडिडेट्स, उनसे हम लोग आपस में मॉक इंटरव्यू करते थे। तो ये सब मिला करके आई थिंक बहुत बड़ा एफर्ट है जो फाइनली यहाँ पहुँचा पाया मुझे। उत्कर्ष, अगर आपसे पूछे कैडर के रूप में झारखंड को आप देख रहे हैं पहली प्रायोरिटी के रूप में, अगर आपको मिलता है तो कितने खुश होंगे आप? झारखंड तो उल्टा मेरा पहला प्रेफरेंस है, यहीं पे जन्म हुआ, यहीं पे पला बड़ा हूँ मैं, इमोशनल अटैचमेंट यहाँ पे ही है। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं यहाँ सर्व करने के लिए बहुत खुश रहूँगा। लेकिन मैं समझता हूँ IAS है, ऑल इंडिया सर्विस है, आप कहीं भी रहोगे, आपके पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, काफ़ी स्कोप रहेगा काम करने का। तो मेरे लिए वो एक एडवेंचर जैसा होगा, और मुझे बहुत मज़ा आने वाला मुझे लगता है। बहुत लंबी और एक्साइटिंग जर्नी आने वाली है। अंतिम सवाल आपसे ये लूँगा उत्कर्ष, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर वैसे लोग जो कहीं ना कहीं चूक गए किसी वजह से, कुछ मार्क्स से आप भी पहली अटेम्प्ट में शायद कुछ नंबर से रह गए थे, तो वहाँ पर एक ऐसा समय आता है लोग टूटने लगते हैं, मायूस होने लगते हैं, डिमोटिवेट होने लगते हैं। आपकी टिप्स क्या होगी तमाम वैसे परीक्षार्थी के लिए UPSC को लेकर पॉजिटिविटी रख सकें, किस तरीके से उनको जाना चाहिए, सफल नहीं हो पाए हैं? कुणाल जी, हम लोग सब चाहते हैं कि जीवन में जो चाहें वो मिलना चाहिए। वो जब नहीं मिलता है तो मायूसी बिल्कुल होती है, लेकिन ये मायूसी ही आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। इससे पार होकर के ही आप अपना जो ग्रिट बोलते हैं, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो सब आप शो करते हैं। तो इन अ वे आपका पर्सनालिटी इसके थ्रू डेवलप होता है। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफाई करना कि आप इस लड़ाई में आए हैं तो क्यों आए हैं। अगर आपको अभी भी वो जो आपका सपना है, जो विज़न है, आपको अगर मन में दिख रहा है, तो आप उस मायूसी को ओवरकम कर सकते हैं। आप उसको विज़न को वापस सोचिए, देखिए कितना अचीवेबल लग रहा है, उसको आप अपने अभी के परफॉर्मेंस से लिंक कीजिए। आपके टेस्ट के स्कोर्स कैसे चल रहे हैं, आपको खुद की फीलिंग कैसी आ रही है, आपने कितना कवर किया है, आपकी टाइमलाइन कैसी है। ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसके अलावा आपका एक पीयर ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मायूसी तो आने ही वाली है। आपके फैमिली वाले कितना सपोर्ट कर पाते हैं, आपके दोस्त कितना सपोर्ट कर पाते हैं। अभी जैसे मैं 2-3 दोस्तों का नहीं हुआ, उनके साथ मैं फ़ोन पे लगा हुआ था। तो ये जो लेन देन का तरीका है, जो प्यार है, ये तो यही आपको सस्टेन कर सकता है। टीचर का सपोर्ट होता है, आप उनसे लगातार टच में रहें, उनको बताएं, उनसे गाइडेंस लें, उनको इससे काफ़ी खुशी मिलती है। तो ये सब मिला करके आप जब चलते हैं तो फिर आप लंबा चल सकेंगे। वो कहते हैं ना कि आपको तेज़ चलना है तो आप अकेले चलिए, लेकिन दूर चलना है तो आपको साथ में चलना पड़ेगा। बाकी जब मैं टाइमलाइन की बात करता हूँ, आपके मन में बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप किस टाइम तक क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या था, मैं टाइम मैनेज बिल्कुल नहीं कर पाया था। इतने सारे GS के पेपर्स थे, मैथ्स का भी था, ऐसे था, मैं जगल करता रह गया सबके बीच में। इस बार क्या था, प्रीलिम्स के भी पहले मेरा ऑप्शनल कवर हो रखा था, बिल्कुल कवर हो रखा था। इस पॉइंट पे था कि मैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच मैंने ऑप्शनल नहीं पढ़ा ऑलमोस्ट। मैं सिर्फ टेस्ट लिख रहा था, जो मुझे गलतियाँ दिख रही थी उस पर काम कर रहा था, जो एरियाज छूटे हुए थे उस पर काम कर रहा था। GS पे, जनरल स्टडीज़ मैंने इस पर बहुत टाइम दिया। अगेन मेरा सिलेबस GS का प्रीलिम्स के लिए काफ़ी कुछ कवर हो रखा था, कुछ छोटे टॉपिक्स बचते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह, वो मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में किया, और उस टाइम बहुत प्रैक्टिस करी। और तो अगर आपका टाइमलाइन क्लियर है कि आपको किस टाइम तक क्या करना है, तो फिर आगे उसका बढ़ सकते हो। फिर
हाँ, आप सुन रहे थे उत्कर्ष को, जिन्होंने सिविल सर्विसेज यूपीएससी के एग्ज़ाम में 55वीं रैंक लाई है, झारखंड का नाम ऊंचा किया है, हजारीबाग का नाम ऊंचा किया है और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में उत्कर्ष और बड़ा काम करेंगे, अपने घर का, अपने परिवार का, हजारीबाग का, झारखंड का नाम रोशन करेंगे। मैं कुणाल सिंह, दैनिक खबर न्यूज़ पोर्टल वाला, मिलूंगा फिर। आइए आपको मिलवाते हैं उत्कर्ष के पिताजी हैं, उनकी माताजी हैं, बात करते हैं उनसे। बहुत बड़ा गौरव का विषय है, उनके बच्चे ने पूरे झारखंड को, पूरे हजारीबाग को गौरवान्वित किया है। ऐसे में उनकी फीलिंग क्या है, किस तरीके से सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि मेरा बच्चा अपनी मेहनत करके आज इस मुकाम को प्राप्त किया है। हम लोग सभी लोग बहुत खुश हैं कि हाँ, अब अपने एक्चुअल जीवन में ऊंचाई प्राप्त करे, सफलता से लोगों की सेवा करे। ये बहुत बहुत भावुक हो रहे हैं। ऑब्वियस है, पिता हैं, बेटे की उपलब्धि पर भावुक होना स्वाभाविक है। मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा अगर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तो उसे हैंडल करना, लोगों के बीच में बोलना बहुत मुश्किल है। इसकी आदि भी लोग नहीं होते हैं। तो सर, एक सवाल आपसे ये पूछना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी पैकेज पे काम कर रहे थे, IITian हैं, 5th रैंक होल्डर हैं, बहुत बड़ी बात है। वैसे में जब उन्होंने सोचा कि कैरियर ड्रॉप करके यूपीएससी के लिए जाऊंगा, आपको कहीं हिचक हुई? आपको लगा कि मुश्किल फैसला? हाँ, प्रारंभिक दौर में जब ये IIT में था तो हम लोगों की इच्छा थी कि हाँ, एक बार सिविल सर्विसेज के लिए सोचे, पर इन्होंने मना किया कि नहीं पापा, एक जगह मैं हूँ, वहाँ मैं संतुष्ट हूँ। मुझे भी लगा कि हाँ चलो, ये काम सोच रहा है कि हाँ हम एक एक्सपर्ट के रूप में, अपने कंप्यूटर एक्सपर्ट के रूप में काम करूं, तो चलिए ठीक है। पहले वो एक्सपर्ट हुआ, उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन किया, 1 साल उसको भी वो इन्जॉय किया। उसके बाद कहीं ना कहीं इसको लगा कि नहीं, अपने देश की सेवा के लिए मैं सोचूं, और सोचा। उसके बाद 2-3 महीने में उसको क्विट किया और 2-3 साल की सर्विस तैयारी के बाद आज यह मुकाम उसे प्राप्त हुआ है। परिवार के लिए सबसे सुखद एहसास, जैसे मैंने आपको बताया, उनके घर का चिराग जब कुछ कर जाए, ज़िंदगी में कुछ ऐसा मुकाम हासिल कर ले, और ऐसे में जब यूपीएससी की बात हो, सिविल सर्विसेज की बात हो, खुद ब खुद कहानी बहुत बड़ी बन जाती है। उनकी माताजी हैं, खुद टीचर भी हैं, तो ऐसे में उनसे जानना ज़रूरी है कि बतौर शिक्षक वो सारी चीज़ों को तो पहले से समझ रही होंगी कि बच्चे को क्या चाहिए। आपका बच्चा यूपीएससी में 55वीं रैंक लाकर हजारीबाग ही नहीं, झारखंड का नाम उन्होंने रोशन किया है। आपकी फीलिंग अभी कैसी है? हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, और हजारीबाग के लिए, झारखंड के लिए एक गर्व की बात है कि एक मिडिल क्लास का बच्चा अपनी मेहनत के बल पर जिस सपने को सोचा था उसे साकार कर गया। ये मेरे पूरे शिक्षक समुदाय के लिए गर्व की बात है। मैं नीचे से PGT तक आई हूँ, तो हमारे जितने बंधु हैं, शिक्षक बंधु, उन्होंने मुझे लगातार बधाई दी और ये कहा कि हमारे बच्चों के लिए भी मार्गदर्शन है कि आपका बच्चा इतना अच्छा कर गया है। तो इस सफलता के लिए मैं पूरे हजारीबाग वासी के लिए बोलूँगी। हमारे जितने संबंधी हैं, उत्कर्ष के जितने टीचर्स हैं, उनके जितने फ्रेंड्स हैं और हमारे जितने जानने वाले हैं, उन सबको मैं मन से, दिल से धन्यवाद कहती हूँ, और मैं चाहूँगी कि आगे भी उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन बच्चे को मिलता रहे। आपको जब पहली बार पता चला रिजल्ट आने के बाद, मन में बहुत सारे ख्याल आए होंगे, खुशी के आंसू भी आए होंगे, आप शेयर करना चाहती हैं जब आपको उत्कर्ष ने बताया कि फाइनली वो सेलेक्ट हो गए? हाँ, वो हमेशा पढ़ाई के लिए हमसे दूर चला जाता था, एक अलग से कमरे में पढ़ाई करता था, तो हमसे बहुत कम समय शेयर कर पाता था, बस लंच या स्नैक्स टाइम में कुछ बैठता था। मैं सुबह स्कूल के लिए चली जाती थी, बहुत बार मुझसे सुबह भेंट नहीं हो पाती थी। जब उसने कहा कि अब मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, पढ़ाई नहीं करना है, समझो कि पढ़ाई से मुझे मुक्ति मिल गई है, और अपनी जो खुशी थी मुझे शेयर किया, तो मुझे लगा कि चलो अब ये अपनी ज़िंदगी स्वतंत्र होकर के कुछ जी सकेगा। क्योंकि आप जब पढ़ाई में होते हो, किसी ऊंचे कंपटीशन में होते हो, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर भी होता है, काफ़ी मेहनत करना होता है। तो अब वो हमारे साथ एंजॉय करेगा और हमें बहुत खुशी मिली कि अब वो सेटल हो रहा है धीरे धीरे। आपको पता है कि जो माता पिता का रोल होता है ना, कि बच्चों के लिए कितना बड़ा होता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और ख़ास करके जब आप किसी बड़े लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं,
तो उसमें माता पिता का सहयोग, उनकी बातें बहुत मायने रखती हैं। ऐसे में कई दफ़ा ऐसा भी होता होगा कि छोटी बड़ी बातें घर में होती होंगी, कुछ मुश्किलें आती होंगी, तो आप अपने बच्चे तक ये बात नहीं पहुंचाती होंगी, मुझे जैसा लगता है, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, उसको समस्या ना हो, वो अपने लक्ष्य से भटके ना। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर कभी ना कभी हो रही होंगी। हाँ, बहुत बहुत बातें ऐसी थी कि हम लोग उससे शेयर नहीं करते थे, फिर बाद में कहता था मुझे बताना चाहिए था। और एक बीच में इसके प्रिपरेशन टाइम में एक हार्ड टाइम हमारे यहाँ आया, उसके छोटे भाई की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, पर उसमें भी वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहा और अपने भाई को भी देखभाल किया एग्जामिनेशन के बाद में। तो उससे फिर आगे वो निकल गया, बोला मुझे मेहनत करना पड़ेगा, अगर मुझे आगे जाना है, मैं नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम ना लिखूं, उसके लिए मुझे इस बार अपने को काफ़ी तैयार करना पड़ेगा। निश्चित रूप से वो मेंटली परेशान होगा, लेकिन इस बार उसने कामयाबी हासिल की। सर, इतनी बड़ी उपलब्धि आपके बेटे ने हासिल की है, तो आपके जो सर्कल के लोग होंगे, आपके दोस्त होंगे, क्या बातें होती हैं, किस तरीके की बातें होती हैं? मैं राज्य के ग्रामीण सेवा में रहा हूँ, मुझे पूरे 30 साल का यह अनुभव रहा है। मैं अपने जीवन में भी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ काम किया है, और उसका बच्चों ने काफ़ी अनुभव किया है कि हाँ, इन लोग बोल नहीं पाए। मेरे मम्मी पापा कैसे हार्डशिप से जीवन बिताए हैं, उसका लर्निंग बच्चों ने भी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ अपने पढ़ाई में अपना 100% लगन लगाया, और उसका परिणाम अभी आपके सामने है। आप सर पेशे से इंजीनियर हैं? जी सही है। सर, आप कितने स्ट्रिक्ट रहे हैं अपने बच्चों को लेकर? मैं बच्चों को लेकर के भी बहुत स्ट्रिक्ट रहा हूँ, और अपने सर्विस में भी बहुत स्ट्रिक्ट रहा हूँ। और यही वजह है कि मैं पूरे हजारीबाग में 21-22 साल का अनुभव रहने के बाद भी अपने नौकरी से बेदाग रहा हूँ। और इसका मेरे जितने भी ऑफिसर्स रहे हैं, उसका शुरू में उन्हें दिक्कत होती थी, पर बाद में उसका सम्मान अभी मिला, और 2-3 दिनों में काफ़ी उन्होंने सब अप्रिशिएट किया कि नहीं मिस्टर कुमार, आपके सोच समझ का प्रतिफल आपके बच्चों को मिला है, और सब लोगों ने इसका एहसास कराया है। मैं एक छोटी घटना बताऊंगी। हाँ, आपने जब पूछा कि उत्कर्ष के पापा कितने स्ट्रिक्ट थे, तो मैं बताऊंगी कि मैं स्कूल से जब आई तो बच्चे परेशान थे। ऐसा 1-2 बार हो चुका है। उनका क्या करना था कि कभी कभी वो टीवी का जो कोड जोड़ते हैं ना कि प्रोग्राम आने के लिए, तो उसका एक्सटेंशन कोड हटा देते थे और इधर उधर छिपा देते थे ताकि बच्चे ढूंढ ना सकें। पर उत्कर्ष तो उनका बेटा था, तो वो काफ़ी तेज़ था, वो कहीं भी छिपाते ढूंढ के निकाल लेता था, और वो लोग प्रोग्राम फिर जोड़ के देख लेता। तो मैं बोलती इन्हें इंटरटेनमेंट भी चाहिए और ये ज़रूरी भी है, तो फिर ये मुस्कुरा के रह जाते थे। और अभी बोलते हैं कि आप लोग मोबाइल टीवी में रहते हो, हमें मना करते थे पहले। थोड़े स्ट्रिक्ट थे वो। हाँ, ये क्या है ना कि जो हमारा समाज है, जिस तरीके से समाज में आप देखेंगे जिस तरीके से परवरिश होती है बच्चों को लेकर, बहुत लोग भावुक होते हैं, स्ट्रिक्ट भी होते हैं। परिणाम वही है कि जो जिस तरीके से इन्होंने ग्रूमिंग की है अपने बच्चों की, और जो अभी रिजल्ट मिल रहा है, इसी की वजह से जो कभी इन्होंने पिछले 10 साल 15 सालों में उत्कर्ष के साथ जो तरीका अपनाया, जिस तरीके से उनका पालन पोषण किया, आज रिजल्ट यह है कि 55वीं रैंक उन्होंने दिया है। और आज सर भावुक भी हो रहे हैं उसी बात को लेकर। जब इनके दोस्त मिलते होंगे तो यकीनन कहते होंगे कि आपने जो कर दिखाया, आपके बच्चे ने जो कर दिखाया है, कहीं ना कहीं ये ग्रूमिंग की वजह से ही हुआ है, जिस तरीके से आपने पालन पोषण किया है बच्चों का। बिल्कुल सही सर आपने कहा। इंसान में लगन, अनुशासन और सिंसियरिटी तीनों मिलाकर ही आपको सफलता दिलाता है, और इसका मुझे पूरी तरह से एहसास है। मैं भी अपने जीवन में सफल हूँ, और हमारे बच्चे भी उसका एक परिणाम है।